नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं सुबह सुबह हमारा वोकैब का एक छोटा सा सीरीज स्टार्ट किया है। वैसे तो कहने के लिए छोटा सा सीरीज़ है, पर ये 90 दिन तक सीरीज चलने वाला है। और 90 दिन तक सीरीज चलने का मतलब है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब कोई सीरीज़ स्टार्ट होती है तो हम बहुत मन बनाते हैं कि नहीं, हम ये सीरीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, पर पूरी सीरीज़ कंप्लीट करना सभी के लिए इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है? लगातार रहना और कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहना। चीज़ें याद होगी, चीज़ें भूलेगी, और इसी सिलसिले के अंदर कठिन परिश्रम करते रहना और देखते रहना, गलती को एनालाइज करते रहना। तो चलो, आज हमारा जो है चौथा दिन है, मतलब आज हम 100 और वोकैब करेंगे। कल की तरह ही हम तकरीबन 1 वर्ड 20 पढ़ेंगे, ईडियम 10 पढ़ेंगे, वर्ड सीरीज 50-60 पढ़ेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन 5, फ्रेजल वर्ब 5 और होमोफोन्स 3 पढ़ेंगे। तो टोटल आज 100 और वोकैब करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के वोकैब हैं, प्रीवियस ईयर के वोकैब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। PYV है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के वोकैब है, एक भी वोकैब ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया है। तो आज हमारा डे 04 है। इसके पहले कि आपका ये जो दिमाग वाला बाउल है लीक हो जाए, आप क्या करो, रिसाइकिल लगाओ, मतलब रिवीजन करो। आप ज़रा ध्यान से देखो कि तकरीबन 30 या 40 शब्द ऐसे होंगे जो डे 1 से आपको भूल रहे होंगे, ऐसे तकरीबन 50 से 60 के आसपास होंगे डे 2 से भूल रहे होंगे, और 70 से 80 डे 3 से भूल रहे होंगे, क्योंकि इसका रिवीजन ज़्यादा हो गया होगा तो ज़्यादा शब्द याद हो गए होंगे। इसका रिवीजन थोड़ा और हो गया होगा तो थोड़ा और याद हुआ होगा। इसका रिवीजन सिर्फ एक दिन का हुआ है क्योंकि कल ही आपने पढ़ रखा है। तो ऐसे में तकरीबन आप देखोगे तो इतने शब्द आपको भूल रहे होंगे और इनको वापस रिवीजन में लेने की ज़रूरत है। तो 6 4 10 और 10 8 18, 180 शब्द ऐसे होंगे जो सही से आपको याद नहीं होंगे 300 में से, और 120 शब्द आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। यही सिलसिला चलता रहेगा। इन 180 शब्दों पे दोबारा से फोकस करके आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। 100 नए शब्द सीखो, इससे पहले ये 180 शब्दों का जो है रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। 2 चैलेंज आता है। ये 180 शब्द जो पिछली क्लास से आपको अभी भूल रहे होंगे, उनको पॉइंट आउट भी करना, यार ये वाला शब्द भूल रहा है, ये वाला शब्द भूल रहा है। इसके लिए सबसे सही तरीका होता है कि लेफ़्ट से पढ़ना, राइट को ऐसे हाथ रखना, लेफ्ट से पढ़ते रहना और देखना कि वो याद हो गया है कि नहीं याद हो गया। ये भी एक आर्ट होता है जो बचपन से हम सीखते हुए चले आते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं, सभी को आता होगा। तो ये 180 शब्द दोबारा से रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद फिर आज की क्लास स्टार्ट कीजिए। आज की क्लास अगर सही से आपको करनी है तो तकरीबन 1 घंटा 10 घंटा 1 घंटा 20 मिनट टोटल रिवीजन के साथ लगेगा। तो 30 मिनट 25-30 मिनट आपको टोटल रिवीजन में लगेगा, और तकरीबन 40 मिनट आज की क्लास में लगेगा। कल की क्लास अपनी 40 मिनट के आसपास की थी, आज की क्लास भी 40 मिनट के आसपास होगी। आराम से पढ़ेंगे, सीखते हुए पढ़ेंगे, ताकि क्लास देखते वक्त 2x मोड पे डाल लीजिएगा। धीमे धीमे पढ़ाऊंगा तो 2x मोड पे डाल लीजिएगा, 1.75 पे डाल लीजिएगा, क्योंकि कानों में अगर सुनते भी जाओगे ना तभी भी चीज़ें याद होने लगेगी। और जिसको याद करने में दिक्कत हो तो आप नॉर्मल मोड पे भी इसे पढ़ाई कर सकते हो। आज का हमारा पहला 1 वर्ड है जिनोसाइड। जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, जाति संहार, पूरी की पूरी जाति का समापन करना। इसके लिए जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आता है, द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली ए होल रेस। जब आप एक कंप्लीट प्रजाति की, एक कंप्लीट जाति का नरसंहार कर देते हो, समूल विनाश कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जिनोसाइड। मतलब एक पूरी तरीके से एक तरीके का एक प्रजाति है, मतलब एक जाति है, पर्टिकुलर जीन होगा, तो जीन से याद रख सकते हो कि उस पर्टिकुलर जीन, मतलब उस जीन से रिलेटेड जितना पूरा आपका समूह बिल्ड हो रखा है, वो पूरा का पूरा सभी को आपका नरसंहार कर दिया। तो जिनोसाइड बोलते हैं अगर आप स्पेशली जो है किसी रेस को या ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आप मार देते हो तो। उसके बाद है ए स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें शांति हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। ये शब्द आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आता है। यहाँ पे जो सीखने जा रहे हो बहुत सारा ऐसा है जो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी देखने को मिलेगा, और बहुत सारा ऐसा है जो 1 वर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स जब पूछा जाता है तब भी आता है। तो ट्रैंक्विल का मतलब शांति होता है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांति होता है, शांति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और शब्द आता है नोवाइस, पूछा जाता है। नोवाइस को आप ऐसे बोल सकते हो नौसखिया, या इसी के लिए एक शब्द आता है बिगनर, जो बिल्कुल शुरू में, जैसे आज के समय में अगर आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, जिनको हम प्रो बोलते हैं या पुरोधा हिंदी में बोलते हैं। और दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी नए आए होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, जिनको कुछ नहीं पता। तो
किसी भी काम में जब आप शुरुआत करते हो और आप शौक में करते हो तो उसको शौकिया बोलते हैं, नौसखिया बोलते हैं। अगर कोई बेसिक नॉलेज अभी आपके पास नहीं है तो आप किसी चीज़ में नुआइस हो सकते हो, मतलब आपने उसकी शुरुआत की, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट, किसी स्किल में किसी सब्जेक्ट में एक ऐसा बंदा या बंदी जिसने उसको करने के लिए तैयार हुआ है लेकिन अभी उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल नया बंदा है। तो इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? नोवाइस, NOVICE। बिगनर इसका सिनोनिम्स है। और इसके रिवर्स अगर एंटोनिम्स की बात करोगे तो वेटरन शब्द इससे पहले पढ़ा है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, तो वेटरन इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसके बाद अगला है डाइसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। डाइसेक्शन मतलब चीड़फाड़, डाइसेक्शन मतलब चीड़फाड़ होता है। ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेड, इसको बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी एक शब्द आता है पोस्टमार्टम, एक होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम किसी शव को काट पाट के चीर फाड़ के जो है ये कॉज ऑफ डेथ पता लगाया जाता है कि किस कारण से मना है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। और दूसरा है ऑटोप्सी, शव का परीक्षा करना, इसको बोलते हैं ऑटोप्सी। कई बार आप देखोगे तो ये बोला जाता है कि फलाने जो बंदे हैं उनका पोस्टमार्टम करना है। कई बार आप कई सीरीज देखोगे तो उसमें ऑटोप्सी रिपोर्ट बोलते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आई क्या, ऑटोप्सी रिपोर्ट आई क्या, ये मेडिकल टर्म है, ध्यान रखिएगा। तो पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी दोनों सिनोनिम्स है। इसके बाद अगर बात करें अगले, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स, मतलब अध्ययन की बात कर रहे हो तो जब अध्ययन की बात करते हो तो लॉजी आपका सफिक्स जुड़ा रहता है। देखो लॉजी जुड़ा हुआ है। थियो जो शब्द होता है वो धर्म या गॉड से रिलेटेड होता है, धर्म या गॉड से रिलेटेड होता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है। तो अध्ययन करना, किसका अध्ययन करना? रिलीजन का अध्ययन करना या रिलीजियस आइडियाज का अध्ययन करना, ठीक है, या उससे रिलेटेड विश्वास या भरोसे का अध्ययन करना, उसको क्या बोलते हैं? थियोलॉजी, जिसको बोलते हैं हिंदी में धर्मशास्त्र। तो लॉजी जब भी लास्ट में आता है तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? अध्ययन के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राफी शब्द भी इसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है, लॉजी शब्द भी इसी के लिए इस्तेमाल करता है। ये दोनों सफिक्स की तरह काम करते हैं। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द एबल। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन शब्द का मतलब होता है बायसनेस। बायसनेस, आप किसी का पक्षपात कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब पक्षपात करना। और पक्षपात करना किसके फेवर में? एबल। एबल का मतलब होता है सक्षम, एबल का मतलब होता है सक्षम। सक्षम लोगों के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन करना, इसको बोलते हैं एबलिज्म। एबल का फेवर ले रहे हो, इसका मतलब है एबलिज्म। समर्थों के पक्ष में भेदभाव, हिंदी में इतना बड़ा है, इंग्लिश में याद रख सकते हो कि एबल के पक्ष में फेवर करना जो है क्या बोला जाता है? एबलिज्म। उसके बाद है प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ज्यूज जो लोग हैं वो वर्शिप करते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनोगॉग बोलते हैं या साइनोगॉग बोलते हैं। यहूदी का उपासना गृह बोलते हैं। तो साइनोगॉग ये कई बार आपके एग्जाम में आ गया है। ये कौन सी जगह होती है? जैसे हमारे लिए मंदिर होती है वैसे ही ज्यूज के लिए क्या होता है? साइनोगॉग होता है। हमारे लिए टेंपल होता है। अगर हिंदुओं के विषय में पूछा जाए, हिंदू अपना पूजा कहाँ करते हैं? टेंपल में करते हैं। मुसलमान कहाँ करते हैं? मस्जिद में करते हैं। क्रिश्चियन कहाँ करते हैं? चर्च में करते हैं। तो ज्यूज कहाँ पे करते हैं? साइनोगॉग में करते हैं। समझ में आई बात? इसी तरीके से बात करें, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाई ए रूलर, मतलब एक ऐसा एरिया जो किसी रूलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं डोमिनियन। ये आपका हिस्ट्री का शब्द है। अधिराज्य जिसको बोलते हैं, अधिराज्य बोलते हैं, ये आपका हिस्ट्री का शब्द है। तो जैसे मैं एक और बात बताता हूँ, जैसे सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, ये सारे शब्द आते कहाँ से? या तो आएंगे हिस्ट्री से, या तो ज्योग्राफी से आएंगे, या तो पॉलिटी से आएंगे, मैथ्स से आएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से आएंगे। तो जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होता है, इसमें से आधा से ज़्यादा शब्द तो उसे ऑलरेडी पता होता है। अब जैसे ये हिंदी का अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, हिंदी सब्जेक्ट का अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, आधा से ज़्यादा तो हिंदी हम हिंदी भाषी बच्चों को ऑलरेडी आती होगी। लेकिन क्योंकि हमने बचपन में इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है, तो यार आधे से ज़्यादा जो शब्द है या 90% जो शब्द है हमने बचपन से सीखा नहीं, अब सीखना पड़ रहा है। तो ये वो जनरल शब्द हैं जो एग्जामिनर चाहता है कि आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन बड़ा इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ख़राब रहा है। अभी मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई लड़ाई लड़ने आ जाए तो यार आप तमीज़ से लड़ लोगे। मैथ पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो चलो बात करते हैं डोमिनियन। राजा का डोमिनियन होता है, रूलर का डोमिनियन होता है। तो बात कर रहे हैं मैं ऐसी एरिया का या ऐसे लैंड का जो किसी रूलर के द्वारा, किसी राजा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिराज्य या डोमिनियन बोलते हैं। अगला है सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स। सिंपल, साधारण, फास्ट स्प्रेडिंग, जो तेजी से फैलता हो, ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं जिसके पास ना फ्लावर हो ना लीव्स हो, विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, जो डिजीज भी जो है
जो रोग भी फैला सकता है, उसको क्या बोलते हैं? फफूंद या फिर बोलते हैं फंगस। हिंदी में फफूंद बोलते हैं, अंग्रेजी में फंगस बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा जब वन वर्ड में आए। ये बायोलॉजी का टर्म है। सिंपल, फास्ट स्प्रेडिंग, साधारण हो, बहुत तेजी से फैलता हो, एक ऐसा प्लांट जिसके पास फ्लावर्स नहीं हो, लीव्स नहीं हो, लेकिन वो डिजीज, रोग फैला सकता हो, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। अब जैसे मान लो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की बात करें तो बायोलॉजी उन्होंने पढ़ रखा है, तो उन्हें तो सीधे सीधे डेफिनेशन ही पता होगी, क्योंकि पढ़ना पड़ता है ना उस टाइम पे। अगली बात करें, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, मतलब एक ऐसा मौसम जिसमें कोई रेनफॉल नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉट, अकाल बोलते हैं। अपने हिंदी में अकाल जब हम बोलेंगे तो सबको पता है, जो गांव में रहते हैं हम लोग हमेशा बोलते हैं अकाल आए, मतलब वो ऐसा मौसम आ गया जिस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसे मौसम की बात कर रहे हैं, ऐसे वेदर की बात कर रहे हैं जिसमें जो है रेनफॉल ना होने की बात हो रही है, तो वो हो रही है वेदर। अब देखो एक बार इससे रिलेटेड एक और शब्द आता है क्लाइमेट। तो कई बार हमको ये एग्जामिनेशन में क्लोज टेस्ट में आता है कि कब हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं, कब हम क्लाइमेट का इस्तेमाल करते हैं। वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क बस इतना होता है कि क्लाइमेट एक लार्ज डोमेन में इस्तेमाल किया जाता है, वेदर एक स्मॉलर डोमेन में इस्तेमाल किया जाता है, बस इनके डोमेन में फ़र्क होता है। बियॉन्ड और एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है ना। बियॉन्ड या एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब भाई हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसके बियॉन्ड हम बात कर रहे हैं कोई एक्सपीरियंस की, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंट, उत्कृष्ट बोलते हैं। ट्रांसेंडेंट, ये सब याद रखिएगा, स्पेलिंग है ट्रांस। स्पेलिंग देखो जब याद करने में दिक्कत हो तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं। हमने ट्रांस ब्रेक कर लिया, ट्रांस में याद रहता है, ट्रांस के बाद सेंडेंट, ट्रांसेंडेंट ऐसे भी पढ़ सकते हैं उसको। तो ट्रांसेंडेंट इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, लेकिन इंग्लिश में भी ये लाइन याद करनी पड़ेगी, बियॉन्ड और एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस से ऊपर की फीलिंग की बात कर रहे हैं, ज़्यादा उत्कृष्ट फीलिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए ट्रांसेंडेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, मतलब जब एक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है ना, बगैर शादी के, तो इसको क्या कहते हैं? तो बोलोगे सर सारे बहुत ज़्यादा लोग जो शहरों में रह रहे हैं, वो हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, तो लिव इन बोलते हैं, सुना होगा ना कि हम लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन में रहे मतलब हमने शादी नहीं किया, हम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए और एक जगह हमने फ्लैट ले लिया, उसी फ्लैट में हम रह भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ना हमें परेशानी ना हमारे माँ बाप को परेशानी, या हो सकता है हमारे गार्जियन को नहीं पता है, लेकिन कुल मिलाकर के आप ऐसे समझो कि लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमन, एक आदमी और एक औरत का साथ रहना बगैर शादी के, हम जनरल आम बोलचाल की भाषा में लिव इन बोलते हैं, लेकिन इसके लिए जो वन वर्ड है कॉन्क्यूबिनेज शब्द है, कॉन्क्यूबिनेज। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कॉन क्यूब, क्यूब का क्यूब उठा लिया और क्यूब ही कर लो, फिर नेज, NAZE, तो ऐसे तोड़ के भी याद करोगे तो स्पेलिंग याद हो जाएगा, कॉन्क्यूबिनेज। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो लिव इन में रहना, लिव इन में रहना, और लिव इन जो होता है ये फ्रेज होता है ना, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पे गवर्नमेंट का या पब्लिक का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको लेखागार बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं, आर्काइव, ARCHRIVE, आर्काइव। इसके प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत दिक्कत होता है। आर्चीव पढ़ता था मैं 2000, मतलब मैं बीटेक करने के बाद मैं बता रहा हूँ, ये आर्काइव बोलते हैं इसको, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं आर्चीव पढ़ता था, इससे मुझे स्पेलिंग बहुत आसानी से याद हो जाती थी, RCHIVE, आर्चीव, तो स्पेलिंग याद रहती थी। इसको लेखागार बोलते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लेकिन आर्चीव इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। मेरा अपना काम चल गया था, बाद में मैं सीख गया कि इसको आर्काइव बोलते हैं, और समय के साथ प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे सुधार रहे हैं। और अभी भी देखोगे तो कई सारे शब्द ऐसे होंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत सही नहीं जाता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार मैं गूगल कर रहा था प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए, तो मेरे को 2 साउंड मिले, एक ऊपर ऐसे लगा हुआ था स्पीकर वाला, एक तो पहले मैंने ऊपर का दबाया तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग निकला, और इसका जो जब मैंने टाइप किया तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग निकला। तो मैं उन लोगों में से मानता हूं कि अगर मुझे कोई चीज़ सीखना है तो सीखना है, अब मतलब मैं बाकी बहकावे में नहीं आऊँगा, कुछ बुद्धि अपना इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा भी एक बटन होगा जिसमें मैं इसको आर्चीव पढ़ूंगा, आर्काइव नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं करेक्ट करूँगा, लोग इसको भले नाम कर दे कि भाई ये देहाती अंग्रेजी है, क्या है ये देहाती अंग्रेजी है। अल्टीमेटली यार सब तो ये लिखना, ARCHIVE, आर्काइव लिखना है या आर्चीव लिखना है, याद तो ये रखना है। तो इस पे एक समय ऐसा आएगा कि नहीं भाई ठीक है यार, ये जो एक्सेंट है ये भोजपुरी एक्सेंट है, देहाती एक्सेंट है इंग्लिश का, तो
ऐसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, जो स्पेशली अच्छा जो हिंदी भाषी बिल्ड के बच्चे हैं, स्पेशली यूपी से, बिहार से और कहीं और से, तो उनका जो माइंड वॉश होता है ना, जो टीचर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको सिर्फ इस बात को लेके इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार इसको आर्चिव नहीं पढ़ते, इसको आर्काइव पढ़ते हैं, या तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, या वाला फलाना वाला मास्टर बड़ा तो उसको तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। अब आज के बाद जब आप कभी ये काम करिएगा तो आप ये बताइएगा यार कि यार ये भाई हमारा मास्टर भोजपुरी एक्सेंट में पढ़ाता है, हमारा मास्टर भोजपुरी एक्सेंट में पढ़ाता है। एक और टीचर का मैं नाम आगे बढ़ने से पहले लेना चाहूँगा। एक हमारे बिहार के टीचर है, एकलव्य इंग्लिश करके हैं, बहुत पॉपुलर टीचर है बिहार में। वो शायद अपने से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो बिहार में रहते होंगे, ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो, और काफ़ी बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं एकलव्य इंग्लिश में। एकलव्य सर का ही नाम है, तो एकलव्य इंग्लिश क्लासेस के नाम से उनकी कोचिंग ऑफलाइन में फेमस है। SSC, CGL, CHSL, CPO इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मेरे को जब पहले पता चला वो बहुत बड़े टीचर हैं, तो एक बार पता चला कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंपनी ने बना रखी है, तो उनके कुछ वीडियो मेरे को अंदर देखने को मिल गए। फिर जब मैं उनका प्रोनाउंसिएशन देख रहा था, तो प्रोनाउंसिएशन मतलब मेरे को लगता था कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, उनका तो प्रोनाउंसिएशन एकदम अपने बिहारी टोन में था। लेकिन बच्चे जो सीख रहे थे वो देख के मेरे को लगा यार क्या सिखाते हैं। इसके अलावा मैंने एक और टीचर सुना था, क्रिस्टोफर सर, बहुत दिल्ली में फेमस है। तो क्रिस्टोफर नाम से मेरे को लगा ऐसे भाई यार कौन सा बंदा आ गया, लेकिन जब मैंने देखा तो पता चला हमारे बिहार के एक अच्छे से टीचर हैं, और सबसे ज़्यादा पुराने समय में, हमारे समय में उनकी जो बैच है वो भरी रहती थी, क्योंकि उनको एक्चुअली पता था यार कि यूपी बिहार के बच्चों का पेन क्या है। तो नाम उन्होंने क्रिस्टोफर रख रखा था, लेकिन एक्चुअली जो वो पढ़ाते थे वो अपने भोजपुरी स्टाइल में पढ़ाते थे, अपने बिहार वाली स्टाइल में पढ़ाते थे। और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक ऐसी जगह है जो हम अपना पब्लिक का या गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्काइव बोलते हैं या फिर आर्चिव बोलते हैं। एक शब्द सुना होगा सेक्युलर, इस पे बड़ी मार होती है जब भी बात होती है। तो बीजेपी और कांग्रेस में हमेशा ये चलता रहता है। कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस ये बोलती है कि भाई वो सेकुलर हैं, उसके लोग सेकुलर है। बीजेपी को ये बोला जाता है वो सेकुलर नहीं है, वो हिंदूवादी ज़्यादा है। तो सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष होना। क्या होता है धर्मनिरपेक्ष होना, मतलब सारे धर्मों को एक तरीके से देखना। तो भारत में अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्ष होना या सेकुलर होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हमें अपने धर्म से मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन दूसरों के धर्म के प्रति भी उतना ही सम्मान और इज्जत होना चाहिए। तो हमारे देश में क्या है, आइडली बहुत ही कॉमन चलता रहता है। जब हमारी गवर्नमेंट आती है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, बहुत अच्छा काम करती है। जैसे हमारे इधर यूपी में यूपी गवर्नमेंट जो बीजेपी की है अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करने के बाद अगर मैं देखूँ तो, लेकिन हमेशा ये बोला जाता है कि नहीं भाई उनके कुछ नेता या कुछ जनरल कार्यकर्ता होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, क्योंकि वो भावनाएं भड़काने का काम रहता है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो, ठीक है, जहाँ पे हर धर्म को प्रॉपर सम्मान मिल रहा है या सम्मान देने वाले बंदे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकुलर बोलते हैं। आई होप ये सेकुलर सब इतना सुनते रहते हो कि इसे याद करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये PY-V है, प्रीवियस ईयर का वोकैब है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के वोकैब है। फिर आगे चलेंगे, किसी से नफरत करना, टू हेट करना या टू डिटेस्ट करना। हेट करने का मतलब भी नफरत होता है, डिटेस्ट करने का भी मतलब होता है नफरत होना। और ध्यान रखना ये डिटेस्ट शब्द आपके एग्जाम में सिनोनिम्स में कई बार आया है। डिटेस्ट, इसी से एक जुड़ा हुआ शब्द होता है एबहॉर। एबहॉर जो है इसका मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना। तो याद रख लीजिए हेट, डिटेस्ट या एबहॉर होता है। अब ये सिनोनिम से पूछा जाता है, यहाँ वन वर्ड में पूछ दिया गया है, तो एग्जामिनर का कुछ भी मूड नहीं है, कुछ भी करके दे सकता है। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको ये फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब आप इस बात को मान के चलते हो कि भाई आपको तो सज़ा नहीं होती है, आपको सज़ा नहीं होनी है, इसका मतलब आपको इम्प्यूनिटी मिली हुई है। क्या मिली हुई है, इम्प्यूनिटी मिली हुई है। और इसका मतलब हिंदी में होता है दंड मुक्ति। अगर आप इम्प्यून हो, इसका मतलब है कि आपको सज़ा नहीं होगी, आप गलती लाख कर लो। तो स्टेटमेंट देखिएगा क्या है, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब अब आपके पास रिस्क ही नहीं है कि आपको सजा हो सकती है, इसका मतलब है इम्प्यूनिटी है आपके पास, आप इम्प्यून हो। डीप इन थॉट, अगर आप बहुत सोच की गहराई में हो तो उसको बोलते हैं पेंसिव, विचार मग्न होना, पेंसिव होना। अगर आप पेंसिव हो इसका मतलब है आप विचार मग्न हो। अगर आप पेंसिव है तो इसका मतलब है आप विचार मग्न हो। फिर बात करते हैं एक जोकुलर पर्सन, एक मजाकिया पर्सन। जोकुलर मतलब जोक करने वाला पर्सन, जोकुलर का मतलब होता है मजाकिया, मजाकिया, मजाकिया। एक जोकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, अम्यूजिंग मतलब मुस्कुराने वाला, हंसाने वाला, किस्सा। तो एक ऐसा मजाकिया पर्सन जो भरा हुआ हो कई सारे अम्यूजिंग
खिस्सों से, तो उसको क्या बोलते हैं, मस्खरा बंदा, वैग बोलते हैं इसको, वैग। ये बहुत जल्दी भूलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पर्सन है जो वैग की क्वालिटी में है, ठीक है ना, मतलब मस्खरा है, मतलब वो बात बात पे क्या होता है, वो बात बात में छोटे छोटे किस्से सुनाता रहता है जो बहुत लोगों को अम्यूज करता है, बहुत लोगों को खुश करता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे ए स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। एक स्लाई लुक जो लस्टफुल हो, जिसको देख के जीभ लपलपाए, मतलब ये उस सेंस में डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, ठीक है ना, आदमी औरत से रिलेटेड जब बात करते हैं, इसको बोलते हैं लीर। क्या? लीर, मतलब आपकी कुदृष्टि है किसी के ऊपर। जैसे एक लड़का है किसी लड़की को देख रहा है और फिर उसके बाद मन उसका मचला आ रहा है, कैसी आंखों वाली दृष्टि, तो उसको क्या बोलते हैं, लीर। आइडली क्या होता है कि जब हम स्कूल में कॉलेजेस में जाते हैं तो कई बार आप देखोगे तो बड़ी सुंदर सी कोई लड़की आ जाती है, तो जिसको देख के कभी किसी को पहली बार में प्यार आ जाता है, और उसमें कई सेटअप स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो टॉपर्स की कैटेगरी में आता है, तो उसे पहली बार देख के प्यार आता है। उसमें भी आप देखोगे एक बहुत सारे बैक बेंचर्स होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत सही होती है। अगर उनकी आंखों को देखोगे तो उनकी आंखों में प्यार नहीं आता, उनकी आंखों में धूर्तपना आता है, तो वो उनकी आंखों में लीर आता है, मतलब वो अच्छी निगाहों से नहीं देख रहे हो, थोड़ा सा लस्टफुल निगाहों से देख रहे होते हैं। तो लस्टफुल निगाहों से किसी को देखना जो है, स्लाई लुक से देखना, उसको लीर बोलते हैं। अब ईडियम्स की बारी, चलो वन वर्ड कर लिया अपन ने, कुछ 10 एक ईडियम्स करते हैं और पिछले ईडियम्स रिवाइज करते हुए चलिए, मीनिंग समझते हुए चलिए, बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीनिंग भी देखेंगे, इंग्लिश में मीनिंग भी देखेंगे। टू स्टेव ऑफ, टू स्टेव ऑफ करने का मतलब ये ईडियम इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज़ को आपको पोस्टपोन करना हो, रोकना हो, तो टालने के सेंस में टू स्टे ऑफ करते हैं। जरा सेंटेंस देखिएगा, सी ब्रॉट सम फ्रूट ऑन द जर्नी टू स्टे ऑफ हंगर। वो पूरे रास्ते भर में कुछ फल लेके आई थी ताकि किसको टाला जा सके, भूख को टाला जा सके। यहां भूख के टालने की बात हो रही है, ठीक है ना। टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, ये बहुत कॉमन सा फ्रेज है जो इस्तेमाल होता है जब किसी को पीस ऑफ माइंड देते हो ना, टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब है टू रेपरिमेंड करते हो या डांटते हो उसको। तो टू गिव ए पीस ऑफ माइंड तो मतलब इसका होता है डांटना या डबकारना। He stopped making so much noise after I went over there and gave him a piece of my mind. He stopped making so much noise after I went over there and gave him a piece of mind. जब मैं उसके पास गया और मैंने थोड़ा सा उसे डांटा, धपकारा, तब उसने नॉइज करना बंद कर दिया। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है और आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये आसानी से याद भी हो जाएगा। ये आसानी से याद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। टू स्टेव ऑफ मतलब पोस्टपोन करना होता है, तो ये अब जैसे यहाँ हंगर टालने की बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ें जैसे मीटिंग पोस्टपोन की जाती है, कुछ और पोस्टपोन की जाती है, तो वहाँ पे भी टू स्टेव ऑफ का इस्तेमाल होगा। रेस्ट ऑन लॉरल्स, टू बी कॉम्प्लिसेंट, पुरानी ख्याति पर संतोष किए बैठे रहना। रेस्ट ऑन लॉरल्स मतलब पुराने समय में आपने कुछ अच्छा काम कर रखा होगा जिसके लिए आपकी ख्याति होगी, उसी ख्याति पे आज भी बैठे रहना, ठीक है ना। चलो, जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट योर डिग्री डज नॉट मीन यू कैन रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, मतलब आपको आपकी डिग्री मिल गई इसका मतलब नहीं कि आप उसी पे बैठे रहो। तो रेस्ट ऑफ लॉरल का मतलब होता है कोई चीज़ पुराने समय में आपने अचीव कर ली थी, अभी भी आप उसी चीज़ को लेके बैठे हुए हो। ये फ्रेज तभी इस्तेमाल किया जाता है जब पुरानी कोई अपनी ख्याति पे, कोई अचीवमेंट पे आप बार बार उसी पे बैठे हो, उसी को दोहराए डाल रहे हो। अगला है पे थ्रू, पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज, नाक से पे करना मतलब बहुत ज़्यादा पैसे देना यार। नाक से कौन पे करता है, हाथ से पे करता है। पे थ्रू नोज इस सेंस में पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा पे करना। वी पेड थ्रू द नोज टू गेट द कार फिक्स्ड, मतलब हमने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे किया कार को फिक्स करने के लिए। अगला है ड्रॉ ऑन फैंसी। ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब ये हो गया कि आप ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ मतलब ड्रॉ करना, ठीक है ना, कुछ बनाना। और फैंसी ड्रॉ करना मतलब आप इमेजिनेशन में हो, तो बात वही हो रही, यूज इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को यूज करना। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोयम, जो पोएट है उसने पोयम के अंदर अपना जो इमेजिनेशन है उसे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है फ्रेज द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी, ड्रू ऑन हिज फैंसी मतलब उसने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है पोयम के अंदर। चलो अगला देखते हैं, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, मेक ए लेजिटिमेट लिविंग, ये शब्द सह समझ में आ जाता है। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग का मतलब होता है कि ईमानदारी से जीना। ही हैज़ नेवर टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग इन हिज लाइफ, वो कभी भी अपनी जिंदगी में ईमानदारी से नहीं रहा भाई, ठीक है।
अगला है गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का मतलब होता है गिव आउट द सीक्रेट। गिव द गेम अवे मतलब आपके पास कोई सीक्रेट थी जिससे आप गेम जीतने वाले थे, आपने उसे क्या किया, दूसरे को दे दिया। क्या किया, दूसरे को दे दिया। तो गिव द गेम अवे का मतलब है कि सीक्रेट को दे देना। इट्स ए सीक्रेट सो डोंट गिव द गेम अवे विल यू। ये एक सीक्रेट है, सो सीक्रेट मत दो, क्या तुम दोगे, सेंटेंस में यूज। चिक बाई जॉल, चिक बाई जॉल, वेरी नियर, वेरी नियर, या क्लोज होना किसी के बहुत। दे लिव्ड चिक बाई जॉल इन ए वन रूम फ्लैट। वो एक रूम फ्लैट में चिक बाई जॉल रहते हैं, मतलब बहुत नज़दीक रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चिक बाई जॉल का मतलब होता है बहुत नज़दीक रहना। गिव इन का मतलब होता है गिव इन कर देना, मतलब हार मान लेना, ठीक है ना, पीछे हटना, इल्ड कर देना। द रेबल्स वर फोर्स टू गिव इन। जो रेबल्स थे, जो विरोध करने वाले लोग थे, वो क्या हुए, वो फोर्स कर दिए गए ताकि वो गिव इन कर सके, हार मान ले, पीछे हट जाए। रन रायट का मतलब होता है बगावत करना। रायट मतलब वैसे भी मतलब वो होती है, उपद्रव होती है। और रन रायट का मतलब होता है एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, उपद्रवी हो जाना, बगावत करना। तो रैम्पेजिंग प्रिजनर्स रन रायट थ्रू द जेल। जो प्रिजनर्स थे, जो खुखार प्रिजनर्स थे, ठीक है ना। रैम्पेज एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है दोहन। रैम्पेज, रैम्पेज शब्द होता है, उसी से रैम्पेजिंग क्या बनाया गया है, एक एग्जेक्टिव बनाया गया है, और ये प्रिजनर्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो रैम्पेजिंग प्रिजनर्स रैन रॉयट थ्रू द जेल, मतलब जो उपद्रवी प्रिजनर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, बगावत कर दिया। तो रैन रॉयट का मतलब होता है बगावत करना। ये बहुत वैसा है जो याद रह जाता है। अगर आपको रॉयट शब्द याद है तो इसका मतलब होता है उपद्रव करना। अगला वर्ड सीरीज की बात करते हैं। वर्ड सीरीज में थोड़ा सा तेज चलेंगे अपन और देखेंगे इसमें कौन कौन से नए से शब्द हैं जो अपने को पढ़ना है। टर्स एक शब्द है। टर्स का मतलब होता है कम शब्दों में। जब हम बात करते हैं कम शब्दों में तो हम कंसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रिसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्रप्ट का, लैकोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ससिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिसाइज एक ऐसा शब्द है जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है। कंसाइज इस्तेमाल होता है, एब्रप्ट इस्तेमाल होता है, लैकोनिक इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर आप लैकोनिक का इस्तेमाल कर रहे हो मतलब आप संक्षिप्तता की बात कर रहे हो, ससिएंट की बात कर रहे हो मतलब आप संक्षिप्तता की बात कर रहे हो। इसके जस्ट अपोजिट होगा वर्बोज, प्रोलिक्स, लेंदी। वर्बोज होना मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों से भरा होना, ठीक है। प्रोलिक्स होना मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शब्दों से भरा होना, और लेंदी होना मतलब आप लेंदी हो, शॉर्ट नहीं हो। ये शब्द आपके लिए नया होगा, प्रोलिक्स। तो ध्यान रखिएगा, प्रोलिक्स किसका अपोजिट है, टर्स का। टर्स का अपोजिट प्रोलिक्स है। वर्बोज आप देखोगे अभी वन वर्ड में आएगा। इसमें से बहुत सारे शब्द जब आप लास्ट क्लास तक चलोगे, 90 क्लास तक चलोगे, तो बहुत सारा ऑलरेडी रिवाइज होना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा रिवाइज नहीं होगा, बहुत सारा रिवाइज होना चालू हो जाएगा। एक समय के बाद वापस शब्द घूम घूम के वापस आने लगते हैं। तो ऐसे मत देखो 9000 शब्द याद करने हैं, 9000 शब्द करते करते बहुत सारा रिपीट भी होने लगेगा। डिलिनिएट करने का मतलब होता है वर्णन करना किसी चीज का, डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग, ठीक है ना। डिलिनिएट करने का मतलब होता है डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, मतलब संक्षिप्तता से किसी का जो है वर्णन करना। तो जब आप वर्णन कर रहे हो मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, डिपिक्ट कर रहे हो। तो डिपिक्ट शब्द बहुत कॉमन बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होता है, तो डिपिक्ट याद कर लेना। इसका मतलब विवरण या वर्णन होता है, बताना होता है, विवरण। समझा रहे हो किसी को, या इसका एंटोनिम में कंफ्यूज करना ले सकते हो। किसी को समझा रहे हो, बता रहे हो, वर्णन दे रहे हो, या कंफ्यूज कर रहे हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्टॉर्ट कर रहे हो। मतलब कोई चीज़ सीधे हैं तो उसको डिस्टॉर्ट कर दे रहे हो, खराब कर दे रहे हो ताकि वो ना समझ में आए। जब आप डिलिनिएट करते हो, वर्णन करते हो, मतलब समझाते हो। बात है ना, डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, संक्षिप्त में किसी को अच्छे से समझाना। कंफ्यूज कर रहे हो, इसका अपोजिट हो गया। डिस्टॉर्ट कर रहे हो, खराब बर्बाद कर रहे हो, तो ये भी इसका अपोजिट हो गया। मीनेस का मतलब होता है खतरा। और जब मीनेस की बात कर रहे हैं तो डेंजर की बात कर रहे हैं, थ्रेट की बात हो सकती है, या कॉशन की बात हो सकती है। पेरिल, पेरिल मतलब खतरा। जियोपार्डी का भी मतलब ये होता है, नाउसेंस का भी मतलब होता है खतरा। ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। हम जब मीनेस की बात करते हैं तो पर्सन भी हो सकता है, थिंग हो सकता है जो कि आपको हार्म पहुंचा सके। ए थ्रेट और डेंजर, तो थ्रेट इसका सिनोनिम्स होगा, कॉशन सिनोनिम्स होगा, पेरिल होगा, जियोपार्डी होगा, नाउसेंस होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की तो खतरा है तो कंफर्ट है, एड है सहायता हो गया। अकल्ट एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है अदृश्य, मिस्टिकल। अकल्ट बहुत
अगर आप आजकल वो देख रहे होगे टीवी सीरीज, तो टीवी सीरीज में आप हॉटस्टार पे जाओगे तो पुराने जो हमारे कई सारे साधु बाबा रहे हैं जो भाग गए हैं, पहले बहुत बहुत ज़्यादा पूजनीय रहे हैं, बाद में पता चला देश से भाग गए हैं, तो उनकी अकल्ट पर्सनालिटी की बात की जाती है। क्या की जाती है? अकल्ट पर्सनालिटी की बात की जाती है। अकल्ट पर्सनालिटी की बात कर दी जाती है। अकल्ट का मतलब मिस्टिकल, अदृश्य या सुपर नेचुरल, ठीक है ना, और मैजिकल पावर्स, प्रैक्टिसेस और फिनोमिना। तो सुपर नेचुरल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसके अलावा मिस्टीरियस बोल सकते हो या वेल्ड बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, VEILED, वेल्ड, इसका अकल्ट का सिनोनिम्स होता है। ये आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आता है। अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही पढ़ रहे हैं, कई बार ये उसमें भी आ जाता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एंटोनिम की बात करें तो कोई चीज़ ऑब्वियस है, जो नोन है या अनकवर्ड है। जो कवर नहीं है, अनकवर्ड है, मतलब लोगों की जानकारी में है। इसके अलावा विंडिकेट का बात करें तो सच या ठीक ठहराना। विंडिकेट करना किसी चीज़ को, सच करना या ठीक ठहराना। तो क्लियर, कोई चीज़ अगर आप विंडिकेट करते हो तो कोई चीज़ आप क्लियर करते हो। क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, जस्टिफाई करना, या आप इसको एक्जोनरेट कर देते हो, एक्विट कर सकते हो, एब्जॉल्व कर सकते हो, रिफ्यूट कर सकते हो। इसका मतलब है दोष से किसी को मुक्त कर देना, ठीक है ना, उसको सच ठहराना या ठीक ठहराना। तो आप विंडिकेट कर रहे हो किसी चीज़ को, ये समर्थन दे रहे हो कि नहीं भाई ये आदमी बुरा नहीं है, जो उसने बोला है वो सच बोल रहा है, मतलब आप विंडिकेट कर रहे हो। और इसी का इक्विट, एब्जॉल्व और रिफ्यूट जो शब्द है वो कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अब इसके बाद अगर इसका एंटोनिम देखना चाहोगे तो कुछ एंटोनिम्स है जिसमें कंडेम करना, किसी का खंडन कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, या किसी को कन्विक्ट कर रहे हो, दोषारोपण किसी के ऊपर डाल रहे हो, इसका ये अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी मैं वर्ड सीरीज पढ़ता था तो अपने समय में मैंने आज तक कभी नहीं एंटोनिम्स पढ़ा, क्योंकि जब मैं सिनोनिम्स पढ़ते वक्त, मीनिंग पढ़ते वक्त अगर मैं इसका अपोजिट जो है पढ़ना चालू कर देता था तो बहुत कन्फ्यूज होता था। इस वजह से मैं कभी इसका एंटोनिम साथ में नहीं पढ़ता था। मैं हमेशा शब्दों की मीनिंग जानने की कोशिश करता था, ताकि जब भी सामने आएगा तो मुझे मीनिंग पता होगी तो हमें यह भी पता चल जाएगा अपोजिट कौन सा है। अपोजिट रटना नहीं होता, मीनिंग रटना होता है। मीनिंग रटते रटते आपको अपोजिट का सेंस मिल ही जाता है। इतना आपने बचपन से पढ़ रखा है कि वो सेंस हमेशा आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो अगला है बिनवोलेंस। बिनवोलेंस का मतलब होता है परोपकार करना किसी का, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग। काइंडनेस ले सकते हो। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारी होना। जेनरोसिटी का मतलब होता है सज्जन, सज्जनता जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होता है परोपकारी, ये होता है सज्जनता, सज्जनता। अब हिंदी में जिसने याद किया होगा परोपकार, सज्जनता, तो उसको पर्यायवाची समझ में आता होगा। हिंदी में पर्यायवाची, अंग्रेजी में सिनोनिम्स है ना। फिर अगर आप परोपकार नहीं हो तो एंटोनिम्स में क्रूएल हो सकते हो, हार्श हो सकते हो, स्टिंगिनेस हो सकता है। एक अगला शब्द है पैनासिया। पैनासिया आपके एग्जाम में तकरीबन 200 बार रिपीट हुआ है। किसी भी तरीके का अगर रोग हो और कोई मेडिसिन मिल जाए जो किसी भी तरीके के रोग का उपचार कर सके तो वो बोलता है पैनासिया, रामबाण जिसको बोलते हैं। सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, या क्योर ऑल, जो सब चीज़ों को क्योर कर सके, ठीक कर सके, उसको क्या बोलते हैं? पैनासिया बोलते हैं या रामबाण बोलते हैं, ठीक है ना। रेमेडी या इलिक्जियर। इलिक्जियर का मतलब क्या होता है? अमृत। तो अमृत का मतलब ये हो गया ना कि भाई कोई रोग आपको इसके बाद जो है लग ही नहीं पाएगा। तो पैनासिया एक रामबाण औषधि जिसको बोलते हैं। अब कोई चीज़ क्योर हो रही है तो डिजीज इसका एंटोनिम हो जाएगा, इंजरी इनका एंटोनिम हो जाएगा। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 200 बार रिपीट किया गया है। इससे ज़्यादा ही होगा, ग्रेटर देन 200 टाइम्स ये रिपीट हुआ है आपको। अगला शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान होना। आपने बहुत पुराने समय में जब मैं पढ़ाई करता था तो एक प्रूडेंट करके क्लासेस थी, प्रूडेंट क्लासेस। और ये प्रूडेंट क्लास राकेश यादव सर की क्लास थी। जिस टाइम पे अपन लोग शुरुआती दौर में हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस वक्त राकेश यादव सर मैथ्स के सबसे अच्छे टीचरों में से गिने जाते थे। माशाल्लाह आज भी वो अच्छे टीचर हैं, लाजवाब टीचर है। तो प्रूडेंट कोचिंग उनकी कोचिंग हुआ करती थी। अभी ये प्रूडेंट कोचिंग बदल गई है और पहले वो ऑफलाइन चला करती थी। फिर जब हमने माई पाठशाला स्टार्ट किया, बहुत मेहनत से पढ़ाया, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से फिर शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गए जो है। तो प्रूडेंट और फिर वापस कहीं और पे चले जाते हैं। तो बच्चों को जहाँ अच्छी पढ़ाई मिलती है वो हमेशा वहाँ पे मूव करते रहते हैं। तो प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान होना, विवेकी होना। एक्टिंग विदाउट शोइंग केयर थ्रू आउट थॉट फॉर द फ्यूचर। कॉशियस हो, अगर आप प्रूडेंट हो, बुद्धिमान हो, तो आप कॉशियस हो। इसके सिनोनिम में डिस्क्रीट हो सकता है, जुडिशियस, जुडिशियस, या विजिलेंट हो जाता है। तो जो बंदा, जैसे कोई पर्सन विजिलेंट है, तो विजिलेंट होने का मतलब होता है सावधान होना। क्या होना? सावधान होना। श्रीउड का मतलब होता है चालाक होना। श्रीउड का मतलब क्या होता है? चालाक होना।
तो चालाक होना, सावधान होना, बुद्धिमान होना, प्रूडेंट होना, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम्स में देखोगे तो कोई इनकॉशियस है, कोई सावधान नहीं है, इनडिस्क्रीट है, ये भी असावधान के लिए इस्तेमाल होता है। नॉनसेंसिकल है, मतलब जिसके पास कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है ना, तो बुद्धिमान कहाँ से हो गया। रैश में कोई डिसीजन लेता है, कैसे लेता है, रैश में डिसीजन लेता है, तो ये बुद्धिमान के अपोजिट हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एमिकेबल का मतलब अभी हमने पढ़ा था कल की क्लास में, एमिकेबल और एमिएबल। तो एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, इसका मतलब फ्रेंडली, और एमिएबल का मतलब होता है लवेबल। ये कल की क्लास में मैंने पढ़ा था, हमने मतलब पढ़ाया था, तो वो आपको रिवाइज हो गया होगा। तो फ्रेंडली के साथ एमिएबल मैंने बोला था कि ये आपके इसके सिनोनिम्स में आएगा। एमिकेबल का एमिएबल ये लवेबल होता है, और मैंने बोला था भी कि आगे ये आपको आएगा, आपको देखने को मिलेगा। आप पोलाइट हो, आप मित्रतापूर्ण हो, कोर्टियस हो या कॉर्डियल हो। कॉर्डियल का मतलब भी विनम्रता पूर्वक होता है, विनम्र होना। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो रूड हो सकता है, अनरिफाइंड हो सकता है, हॉस्टाइल मतलब शत्रुता होता है, विरुलेंट हो सकता है। अगर आप कोई विरुलेंट हो तो शत्रुता में हो, मतलब आप थोड़े तीखे हो, विरुलेंट हो तो। इसके बाद इररिवरेंस एक और शब्द है। इररिवरेंस का मतलब होता है अपमान होना। मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, फिर इसे देखते हैं। इररिवरेंस होना तो अपमान होता है। इररिवरेंस एक शब्द है, इररिवरेंस इसका मतलब होता है अपमान। तो ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। तो डिसरिस्पेक्ट होता है इररिवरेंस का मतलब, ठीक है ना, अपमान होता है। अब हम चलते हैं फ्रेजल वर्ब पढ़ने में। तो आज थोड़ा सा ऐसा है कि 4-5 ही रहेगा, सावधानी से पढ़ेंगे हम लोग। बिकम ऑफ का मतलब होता है घटित होना। इसको हिंदी में ही याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन साथ में इंग्लिश भी याद कर लो। टू हैपन। आई वंडर वॉट बिकम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स। मुझे बहुत आश्चर्य है मेरे दोस्तों के साथ क्या घटित हो गया, या मेरे दोस्तों के साथ क्या हो गया। तो जब बिकम ऑफ होता है तो कुछ घटित होता है। क्या होता है, कुछ बिकम ऑफ होता है तो घटित होता है। बॉयल डाउन टू बी रिड्यूस टू इट्स इसेंशियल्स। जब बॉयल डाउन टू करते हो तो किसी भी चीज को उसके इसेंशियल्स, उसके बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ने की कोशिश करते हो, सार निकालते हो एक तरीके से। प्लीज बॉयल डाउन टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। अब जैसे मैं मान लो आपको ये पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, अब 9,000 10,000 वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, 12,000 वर्ड्स पढ़ने हैं, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ आपके लिए, बॉयल डाउन कर रहा हूँ एक एक शब्द जो है, ठीक है। तो जब भी आप बॉयल डाउन करते हो तो आप उसके सेंस निकालते हो, सार निकालते हो, एकदम ग्रैनुअल डिटेल्स तक जाते हो। समझ में आया। जब आप ब्रांच आउट करते हो तो आप फैलाते हो। जैसे मान लो ये मेरा माई पाठशाला है, और माई पाठशाला हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, फिर हमने रेलवे के वर्टिकल में एक्सपैंड किया, फिर हमने डिफेंस में किया, फिर मैंने बैंकिंग वाले में किया। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने अपने ब्रांचेज को फैलाया। तो जब आप ब्रांच आउट करते हो तो मतलब आप स्प्रेड करते हो। वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट आवर बिजनेस सून। हम जल्द ही अपने बिजनेस को ब्रांच आउट करने वाले, मतलब फैलाने वाले हैं। ये आसान है, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। ये भी आसान है, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। ये भी आसान है, 1-2 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन देखो 2 जगह इस्तेमाल होता है। एक होता है ब्रेक डाउन मशीनरी का, एक ब्रेक डाउन होता है पर्सन का, ठीक है ना। तो जब मशीनरी का ब्रेक डाउन होता है तो टू स्टॉप वर्किंग, वो काम करना बंद हो जाता है। और ब्रेक डाउन अब जब पर्सन की बात होती है तो भी वो भी काम करना बंद नहीं कर देता, लेकिन वो इमोशनली और मेंटली अपना कंट्रोल खोना चालू कर देता है। तो जो ब्रेक डाउन हम इस्तेमाल करते हैं वो मशीनरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर्सन के लिए भी करते हैं। और जब मशीनरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मशीनरी काम करना बंद कर दी जाती है, और जब हम किसी बंदे, किसी पर्सन के लिए बात करते हैं तो उनका क्या होता है, वो इमोशनली और मेंटली जो है अपना कंट्रोल खो देते हैं। जरा स्टेटमेंट देखिए हम इसमें। द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे। जब बस किसी रास्ते में ब्रोक डाउन हो रही, मतलब उस खराब हो गई, मशीन खराब हो गई। सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इस वजह से मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया। वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन। हमें अपने एडवर्स सिचुएशन में ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, मतलब मेंटली या इमोशनली जो है अपने को कंट्रोल अपना नहीं खोना चाहिए, ऐसा ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो ये रहे आज के 5 फ्रेजल वर्ब। बिकम ऑफ, बॉयल डाउन, ब्रांच आउट, ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के 2 यूज हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो वापस फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं। हम जब अटेन टू करते हैं तो हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, अराइव एट ए पोजीशन या पोस्ट, ठीक है। तो ही अटेन टू दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल। वो बहुत हार्ड स्ट्रगल के बाद इस स्टेटस पे पहुंचा है। तो जब आप अटेन टू करते हो तो आप क्या करते हो, प्राप्त करते हो। इनको याद करने के लिए इनके स्टेटमेंट भी साथ में याद करना बहुत जरूरी है। अगर स्टेटमेंट नहीं याद करोगे तो बात बनेगी नहीं। अट्रैक्शन देखो यार,
अपने साथ फॉर लेता है, जबकि अट्रैक्टेड अपने साथ टू लेता है। तो अट्रैक्शन हो सकता है किसी थिंग, किसी पर्सन के लिए। तो जब आप अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो तो ये आपका किस तरीके से काम करता है, ये नाउन की तरह काम करेगा। और जब अट्रैक्टेड काम करते हो तो ये काम करेगा आपके लिए वर्ब की तरह, या फिर एडजेक्टिव के लिए काम कर सकता है। तो अट्रैक्शन फॉर थिंग या पर्सन हो सकता है, अट्रैक्टेड टू थिंग या पर्सन हो सकता है। तो आपको ये याद रहता है कि जब अट्रैक्शन लगाओगे तो इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर लगाओगे, और अट्रैक्टेड लगाओगे तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगाओगे। ही हैज एन अट्रैक्शन फॉर हर, उसको उसके लिए थोड़ा अट्रैक्शन है, मतलब मोहब्बत है। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट। हमने यहाँ अट्रैक्शन लिया तो हमने फॉर लगाया, जबकि यहाँ पे हम हर का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे अट्रैक्टेड लिया तो हमने टू लगाया, यहाँ पे हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम हर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अट्रैक्शन के साथ फॉर और अट्रैक्टेड के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है टेक एडवांटेज ऑफ। सी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस। उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और सफल हो गई। यहाँ पे एक चीज मैं और सिखाना चाहूंगा कि जब आप प्रोनाउन के चैप्टर में जाओगे, प्रोनाउन के चैप्टर में आपको एक बात पढ़ाएगा कि अवेल अपने साथ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो सेंटेंस में यूज देखना, सी अवेल्ड हरसेल्फ, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अलूफ फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम मतलब किसी चीज से बच के रहना, कीप फ्रॉम, कीप फ्रॉम। तो कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, ठीक है ना, अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखो। तो अलूफ फ्रॉम का मतलब होता है दूर रखना, क्या रखना, दूर रखना, कीप फ्रॉम। ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्लोजनेस के लिए कुछ और शब्द ले सकते हैं जिसको हम होमोफोन्स बोलते हैं। देखो एक्सीड जो होती है, ये होती है एक्सीड और ये होती है एक्सीड। तो मैं पहले एक्सीड और एक्सीड पढ़ता था ताकि इसकी स्पेलिंग याद रहे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना या सहमत होना। और एक्सीड EXCEED जो होता है, इसका मतलब वो किसी चीज का अधिक होना, सरपास होना या सरप्लस होना। तो ही ग्रेसियसली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट, उसने बहुत जनरसली जो है और सज्जनता पूर्वक क्या किया, उसने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सीड कर लिया। द फाइनल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 5000। तो ध्यान रखिएगा, एक्सीड का मतलब मान लेना और एक्सीड का मतलब क्या होता है, अधिक होना। इसी तरीके से एक और शब्द आता है कॉन्सीड, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो अगर एक्सीड मान लेना और कंसीड स्वीकार करना, तो इन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसका मतलब होता है एग्री कर लेना। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्सेप्ट करना और या एग्री करना बात तो सिनोनिम्स में ही है, लेकिन जब एक्सेप्ट करने की बात आती है तो एक्सीड का इस्तेमाल करते हैं, एग्री करने की बात आती है तो कंसीड का इस्तेमाल करते हैं। सी रीडली कंसीड्स दैट देयर इज मच वर्क स्टिल टू बी डन, मतलब वो बहुत रीडली, ना के बराबर जो है एग्री कर रही है कि कुछ काम बचा हुआ है करने को लेके। इसी तरीके से एक और शब्द आता है अल्टरेशन और एक दूसरा आता है अल्टरकेशन। तो मैं इसको अल्टरेशन और अल्टरकेशन करके ही पढ़ता था हमेशा से, ताकि मुझे इसकी स्पेलिंग याद हो। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज करना। आपने ये सुना होगा कि दर्जी के पास चला जाओ और अल्टर करा लाओ, अल्टर करा लाओ, कपड़े अल्टर करा लाओ। तो आप क्या कराते हो, चेंज कराते हो। जब हम अल्टरकेशन की बात करते हैं तो कहा सुनी होती है, वाग युद्ध बोलते हैं या वर्डली, मुंह से जो कैरल होता है उसको बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विटनेसेस द अल्टरकेशन बिटवीन द टू मैन स्टार्टेड इनसाइड द रेस्टोरेंट। तो ध्यान रखिएगा कि अल्टरेशन ये बहुत जनरल और कॉमन वर्ड है, जो आप अपने कपड़े वगैरह अल्टरेशन कराते हो। और अल्टरकेशन का मतलब ये मान सकते हो कि 2 लोगों के, 3 लोगों के, 10 लोगों के बीच में जब शब्द सा है। आपने कई बार सुना है ना कि 2 बंदे भिड़ गए और उसने बोला कि मैं तुम्हारा कर दूंगा, मैं तुम्हारा कर दूंगा। अब चिल्लाए जा रहे हैं, इधर से 4 लौंड इधर आ खड़ा गए, 4 पर मारपीट हो नहीं रही है। तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरकेशन बोलेंगे। कि मतलब वो जो शब्द सह युद्ध हो रहा है वो क्या होता है, वो अल्टरकेशन होता है। तो ये रहे आज के टोटल आपके 100+ वर्ड्स, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे 100+ वर्ड्स जो है आप याद करोगे। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने कई सारी यूट्यूब की क्लासेस देखी है जिसमें आपको तकरीबन 40 मिनट के अंदर आप देखोगे तो 40 मिनट के अंदर आपको 20-25 वकैब पढ़ाए जाते हैं। 20-25 वकैब पढ़ाए जाते हैं विद डायग्राम, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों में। तो उसमें क्या है, इतना समय आपका कंज्यूम होगा, इतना समय कंज्यूम होगा, एक समय के बाद आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है और आप थक हार के भाग जाते हो। तो आप स्टिक टू पॉइंट रहो, मतलब आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलो। अब देखो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक बार सुनने के बाद जब आप इसे पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। दोबारा वीडियो 2x पे लगा कर रिपीट करके देख लो। तो ऐसे केस में ये पूरा का पूरा डेटा आपको जो है आत्मसात करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा और बहुत सारा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है आप अच्छा कर पाओगे। जैसे मेरी 90 क्लासेस खत्म होगी, आप ये देखोगे कि आपको इन 90 क्लासेस में जितने मैंने वकैब पढ़ा दिए उसके बाहर कुछ नहीं आएगा।
आपको सिर्फ रेगुलर रहना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, और जैसे ही रेगुलर आप सारा काम करोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। एक और बात बताना चाहूँगा कि इसकी PDF के लिए आप माई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल या माई पाठशाला का व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि माई पाठशाला के ऐप पे चले जाओ, वहाँ पे 90 डेज वोकैब प्लानर करके एक बुक है, जिसमें ये पूरा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से उस बुक में दिया हुआ है। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 मैं पूरा कंप्लीट अपनी बुक ही आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करके मैंने कंटेंट डाला है। तो मैं उसी को Day 1, Day 2, Day 3 को आपको पढ़ा भी रहा हूँ, और उसमें आप जाओगे तो मैंने क्विजेज भी बना रखा है। QR कोड स्कैन करके डेली वाइज रिवीजन के फॉर्म में आप क्विजेज भी दे सकते हो। तो आज की क्लास को मैं यहीं छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करोगे। मैं थोड़ा बोर करूँगा, लेकिन कम से कम में आप लोग मेरे साथ मेहनत करोगे, ताकि आप अपने इस बार SSC के एग्ज़ाम में पहली बार में सफलता पा सको।